बात होगी आज नेपाल की। क्यों नेपाल बार बार सुर्खियां बनते जा रहा है, चाहे वहाँ की राजनीति की बात को लेकर हो या मुख्यमंत्री के चेहरे की लेकर बात हो। क्यों नेपाल में मुख्यमंत्री पद के दलित उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं प्रचंड को, और प्रचंड जिस तरीके से पीएम बने हैं, दावा है उनका कि आने वाले वर्षों में हम नेपाल को एक नई दशा व दिशा देंगे। इन्हीं सब पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और क्यों राज्यों में मुख्यमंत्री के दलित चेहरे नहीं मिल रहे हैं प्रचंड को, इस पर आज खुली चर्चा होगी, बात करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली, आप देख रहे हैं नजर टुडे। नेपाल के पाल के 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चयन विवादों के घेरे में आ गया है। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री में 6 खास आर्य और 1 मधेसी समुदाय हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चुनाव में सभी समुदायों की भागीदारी को ध्यान में नहीं रखा गया और ये समावेशी बिल्कुल नहीं है। इस विवाद पर सत्तारूढ़ दल के नेता ने कहा कि पार्टियों में वरिष्ठता को नियुक्ति का आधार बनाया गया, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हुई है। CPN-UML के उप महासचिव और पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके पृथ्वी सुब्बा गुरुंग का कहना है कि नेपाल जैसे विविधता वाले देश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति को समावेशी बनाना ज़्यादा उपयुक्त होगा। राजनीति पर करीबी नज़र रखने वाले और एक जानकार ने नज़र टुडे से कहा कि मुख्यमंत्रियों के चुनाव में कई राज्यों में एक ही वर्ग का दबदबा दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रांतीय विधानसभाओं का कार्यकाल बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण होने वाला है। सभी 7 राज्यों में पिछले दिनों मुख्यमंत्री चुने हैं, लेकिन उन्हें अभी विश्वास मत हासिल करना बाकी है। 4 राज्यों में CPM-UML, 2 में माओवादी सेंटर, 1 में राज्य के जनता समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है। प्रांत 1 में UML के हिमकर्त कार्ती, मेधास प्रांत में जसपा के सरोज यादव, बागमती प्रांत में माओवादी सेंटर के शलिकाराम जाटकमोल और गंडकी प्रांत में UML के खगराज अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं। इसी तरह लुम्बिनी प्रांत में UML के लीला कार्की, करनाली में माओवादी सेंटर के राजकुमार शर्मा और सुदूर पश्चिम प्रांत में UML के राजेंद्र रावल मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या एक भी महिला, आदिवासी या दलित समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। एक राजनीतिक टिप्पणीकार इंद्र अधिकारी ने ट्विटर पर तंज कसा है कि हैप्पी मेंस डे, एकता में शक्ति है। राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र महार्जन का कहना है कि इससे यह भी पता चलता है कि सत्ता में दबदबा रखने वाले को मुख्यमंत्री समेत राज्य के प्रमुख निकायों में मौका मिल रहा है। वे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यह कोई नई बात है, क्योंकि राज्य में पार्टियों में या तो संस्थानों में एक वर्ग, एक जाति, एक समुदाय या एक लिंग का वर्चस्व अब भी कई तरह से दिख रहा है। जब केंद्र ने इस बारे में हस्तक्षेप किया तो वहाँ इसका क्या कहना है, ये भी बताते हैं आपको। महाजन ने कहा कि अधिकारों को सीमित किया गया और राज्य के पुनर्गठन में कुछ मुद्दे छूट गए हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पर इतना नियंत्रण रखा जाता है कि उन्हें चीनी भाषा भी नहीं बोलने देते। टिकट देने से लेकर मुख्यमंत्री चुनने तक पूरा दखल केंद्र के अधीन है। उनका कहना है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को नंदखत विहीन बना दिया गया है। पार्टी के मुख्यालय या मुख्य लोग जो निर्देश देते हैं उन पर राजनीतिक रूप से विरोध करने या खुद के विचार व्यक्त करने की स्थिति में मुख्यमंत्री नहीं होते। उन्होंने कहा कि नेपाल में दलित, महिला और जनजातीय आंदोलनों को पार्टियों द्वारा बहुत अधिक नियंत्रित किया जाता है और इस वजह से उनके लिए अपनी पहल कर पाना मुश्किल हो जाता है। वे कहते हैं कि उनको पद से किसी भी समय हटाया जा सकता है, पर उन्हें पदान्वित किया जा सकता है। इस पर सबको तब तक अंकुश नहीं लगाया जा सकता जब तक पार्टी नेतृत्व की खराब काम करने की शैली को बदला नहीं जाता। सत्तारूढ़ गठबंधन की पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता क्या कहते हैं इस मामले में। 4 प्रांतों के मुख्यमंत्री बनने वाली पार्टी CPM-UML के उप महासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने नज़र टुडे से कहा कि पार्टी में यही फैसला आया था कि हमने वरिष्ठता को आधार बनाया गया। जो लोग चुने गए हैं उनमें यही लोग वरिष्ठ थे, इसलिए ये सच है कि यह समावेशी बिल्कुल नहीं है। उनके अनुसार हालांकि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति समावेशी होनी चाहिए, लेकिन नेपाल जैसे विविधतापूर्ण वाले देश में हमें उनकी खूबियों को देखना चाहिए और उस अनुसार उनको वरीयता देनी चाहिए, जो कि हम बिल्कुल नहीं दे सके। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ प्रांतों में अगले 5 वर्षों के कार्यकाल में रोटेशन के तहत मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, जैसा कि भारतीय राजनीति में 2.5 साल वाला एक फॉर्मूला होता है वो। लेकिन यह साफ नहीं है कि समावेशी होने पर जो सवाल उठाए गए हैं इसका संज्ञान लिया जाएगा या नहीं। इससे पहले भी प्रांतों में कोई भी सरकार 5 साल तक नहीं चली और जब जब बदलाव हुआ
तब किसी भी जगह दलितों, आदिवासियों, यहाँ तक कि महिलाओं को भी वरीयता नहीं दी गई। गुरुंग तर्क देते हैं कि महिलाओं को राज्य का मुख्यमंत्री नहीं चुना जा सकता क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री होने का दावा करके चुनाव में खड़ा नहीं होगा। आगे कहते हैं कि व्यवहारिक तौर पर कहूँ तो इस दबाव में कोई खड़ा नहीं होगा, कोई महिला यह भी कहने के लिए आगे नहीं आएगी कि वो चुनाव में खड़ी होगी, और यहाँ तक कि किसी पार्टी के भीतर भी कोई भी यह ध्यान नहीं देगा क्योंकि वो कमज़ोर दिखती है और निचले रैंक पे आती है। ऐसी स्थिति में पार्टी को कोई भी फायदा महिलाओं से नहीं होगा। गुरुंग आगे कहते हैं केवल नामों को शामिल करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें महिलाएं, दलित और आदिवासी समुदायों को टिकट मिले और वो चुनाव लड़ सकें। 5 साल में प्रांतों का ढांचा बदलने वाले कहते हैं, ये दावा करते हैं कि अगले 5 साल में हम प्रांत का, राज्य का पूरी तरीके से ढांचा बदलाव कर देंगे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक महाजन का कहना है कि संघीय ढांचे के खिलाफ खड़े नेतृत्व से लड़ने की इच्छा शक्ति के आधार पर ही प्रांतों के भविष्य के बारे में कुछ कहा जा सकता है। आगे कहते हैं कि मध्यस्थ प्रांत को देखें तो हमें अपनी ही पार्टी और केंद्र सरकार से लड़ना पड़ा। हमारे प्रशासन की मानसिकता को देखते हुए इसे चुनौती देने की संभावना बहुत कम है। संघीय ढांचे का विरोध बढ़ने का जिक्र करते हुए आगे कहते हैं कि इसे चुनौती देने की ताकत इस आंदोलन से ही इस स्थिति को अचानक बदला जा सकता है। संविधान सभा द्वारा संविधान की घोषणा के बाद जो प्रांतीय विधानसभा दूसरी बार निर्वाचित हुई है, अभी तक किसी भी प्रांत में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं की गई है और प्रांत एक तो अपना नाम तय तक नहीं हुआ है। इस साल विधानसभा में 330 प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र से केवल 14 महिलाएं जीती है। प्रांतों की विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने वाले 3200 कैंडिडेट से अधिक उम्मीदवारों में केवल 280 महिलाएं थी। अब देखना यह होगा कि नेपाल में महिलाओं, जो नारी सशक्तिकरण की बात होती है, उसको इन सब से बल मिलेगा या फिर पुरुषों का ही उसमें एकाधिकार रहेगा। इन्हीं सब से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।